Hello everyone, welcome to your study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are going to cover up each and every question which is given in chapter number 4 for class 7 social science, the new beginning, cities and state. So basically this is the first chapter of your theme B, tapestry of past. राइट बेटा इस चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो गया है. इन केस यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. पहले जाके अच्छे चैप्टर समझो, उसके बाद यहाँ पर आओ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन सॉल्विंग इज सो इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन के आंसर तो आप कहीं पे भी मिल जाएंगे, है ना, चैट जीपीटी भी बता देता है. लेकिन यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम क्या है, एसएसटी में चैप्टर समझ में आने के बाद भी ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि आंसर कैसे मॉडिफाई करना है. फॉर 1 मार्कर, फॉर 2 मार्कर, सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और इनफैक्ट 1 में भी आ सकता है. सो हाउ यू नीड टू मॉडिफाई द आंसर सो दैट यू कैन स्कोर द फुल मार्क्स, दैट ऑल द कंफ्यूजन वी आर गोइंग टू एड्रेस हियर. ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ. कौन से क्वेश्चन के साथ? द वन विच इज गिवन इन पेज नंबर 67, दैट इज द फ्रंट पेज ऑफ द चैप्टर. हर चैप्टर की बिगनिंग में कुछ बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट, विच गिव्स यू द आइडिया कि आप चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो. लेकिन इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, बिग क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, तो इनके आंसर लिखने आपको प्रॉपर आने चाहिए. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. अगेन 1 मार्कर में भी आ सकता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है, राइट. मैं आपको दोनों ही आंसर लिख के बता रही हूँ यहाँ पर. अगर 1 मार्कर में आ गया तो क्या है सेकंड अर्बनाइजेशन. सेकंड अर्बनाइजेशन जहां पर आपको क्या मिला, ये न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन मिला अराउंड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में. कहाँ मिला था? गंगा, इंडस प्लेन, इंडस बेसिन और उसके आसपास का एरिया. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके आंसर में आने चाहिए. सो सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया refers to the new phase of urbanization that began in first millennium BCE in the Ganga plain, parts of Indus basin and neighboring region. दिस इज 1 मार्कर. लेकिन अगर यही 2 मार्क्स में आ गया तो यहां पर टीचर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले बताओ कि ये सेकंड अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बाद क्या हुआ. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देना पड़ेगा. सो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन अर्बनाइजेशन, दैट इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, कब हुआ था? अराउंड अर्ली सेकेंड मिलेनियम बीसीई, है ना. अर्ली सेकेंड मिलेनियम बीसीई में ये कोलैप्स हो गया था. तो उसके बाद लगभग 1000 ईयर्स तक कोई अर्बन लाइफ नहीं थी, राइट. सो इंडिया हैड नो अर्बन लाइफ फॉर अबाउट 1000 ईयर्स. उसके बाद देन सिटीज एंड स्टेट बिगेन टू रिवाइव, इमर्ज अगेन, एंड दिस रिवाइवल वाज सीन इन फर्स्ट मिलेनियम बीसीई. फिर से वही पूरी लाइन. दिस revival was seen in first millennium BCE around the parts of Ganga plain, parts of Indus basin, neighboring region, and this is called second urbanization. ठीक है, वही चीज दोबारा यहाँ पर लिखी हुई है. एडिशन क्या हुआ? ये वाला. ठीक है, अब दो आंसर आपको कॉपी में नहीं लिखने. आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस वन. अगर आप इसको 1 मार्क्स में भी लिख के आ जाओगे तो भी कोई हार्म थोड़ी है, यू विल गेट मार्क्स. Am I clear? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड वन. Why were the जनपद्स एंड महाजनपद्स an important development in Indian history? बेटा जनपद और महाजनपद का हमारी हिस्ट्री में क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनपद और महाजनपद जो थे वहां से इंडिया में प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी, राइट. वैसे थोड़ी बहुत तो आपने हड़प्पन कल्चर में भी देखा था, वहां पर भी था, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, राइट. सो कैसे आंसर लिखोगे? द जनपद एंड महाजनपद वर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मार्क द री इमर्जेंस. देखो हड़प्पन कल्चर में भी था, है ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ उसको ओरिजिन नहीं बोल सकते, यहाँ पर री इमर्ज हुआ. सो री इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट इन इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Got it? So that's why they were important. उसके अलावा they were the first structured territorial units with rulers, राजा, है ना. तो राजा वर्ड हमको यहां से पहली बार पता पड़ा. सो वहां उनके पास रूलर था, असेंबलीज थी, वहां पे टैक्स कलेक्ट होता था, वहां पे उनके पास आर्मीज थी, उनके पास फोर्टिफाइड कैपिटल्स थे. जितने भी ये महाजनपद थे सबके पास फोर्टिफाइड कैपिटल्स थे, राइट. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये यहां से शुरू हुआ. दैट्स वाई जनपद एंड महाजनपद आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री. क्लियर? तो यहां तक का आंसर आपके 2 मार्क्स के लिए काफी है. सो मोस्टली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आएगा. व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. क्लियर? डिफरेंस नहीं पूछा है, सिर्फ इंपॉर्टेंस पूछा है, तो ज्यादातर चांसेस है कि 2 मार्क्स में आएगा. लेकिन अगर मान लो 3 मार्क्स में आ भी गया तो फिर आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट. क्या है बेटा? जनपद और महाजनपद ने बहुत सारा डेवलपमेंट देखा था, है ना. डेवलपमेंट क्यों था? बिकॉज ऑफ आयरन. Got it? तो ये पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो. They witnessed the second urbanization, the spread of iron technology. Clear? The introduction of coins, the rise of new school of thoughts, Buddhism, Jainism, कितना वहाँ पे फ्लरिश हो रहा था, right? उसके अलावा the creation of road networks. तो ये सारे डिटेल्स, जितने भी डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रहे थे, वो सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है. वैसे चांसेस कम है. क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व? बेटा गवर्नेंस पे क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। अभी हम इसका आंसर करके देखेंगे, इसके बाद दोबारा हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर्म में, ठीक है। चलो, सो गवर्नेंस कैसे देखी हमने सेकंड एवरेज में? सबसे पहले जनपद में, है ना, जनपद में समिति थी, सभा थी, जिसमें जो एल्डरली लोग होते थे उस एरिया के, वो लोग उसके मेंबर होते थे, क्लियर। उसके बाद महाजनपद में क्या रूल था? एक तो मोनार्कीज थी, जहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता था, और उसके अलावा हमने 2 रिपब्लिक भी देखे थे, है ना। सो एवरीथिंग वी हैव टू पुट हियर, इट विल कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आ सकता है। तो देखो आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप जनपद क्या बताओगे? द जनपद इवॉल्व्ड अ सिस्टम वेयर सभा या फिर समिति, दैट इज द असेंबली ऑफ एल्डर्स, दे यूज्ड टू टेक द डिसीजन फॉर ऑल द पीपल, ठीक है। इसके बाद द महाजनपद जो थे, वहां पर 2 टाइप के सिस्टम थे। द फर्स्ट वन वाज द मोनार्कीज वेयर राजा वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी, और राजा की पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, है ना, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन जो राजा था वो अपने आप सारे डिसीजन नहीं लेता था, इट वाज सपोर्टेड बाय द मिनिस्टर एंड द असेंबली ऑफ द काउंसिल मेंबर्स। जो सभा या समिति के लोग थे वो जाके राजा को एडवाइस करते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये गणाज या फिर संघाज, जिसको कि हम अर्ली रिपब्लिक भी बोलते हैं, कहाँ देखेगा ये? बज्जी एंड मल्ला। बेटा ये 2 नाम पक्का पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा गया? यहाँ पर असेंबली जो थी उसके पास ज्यादा पावर थी, असेंबली अपने राजा को चूज करती थी, यहाँ पे राजा की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होती थी, क्लियर। सो दिस वाज द अर्ली रिपब्लिक। सो ये थे गवर्नेंस के तरीके, क्लियर। सो 3 मार्कर आंसर रेडी फॉर यू, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स एक्सप्लोर में दिया हुआ है पेज नंबर 70 में। क्या दिया यहाँ क्वेश्चन? द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट, कौन से न्यू स्टेट? जो महाजनपद की बात हो रही है वो कौन कौन से थे भाई? मगध, कोसाला, वत्सा एंड अवंती। नाउ लुकिंग एट द मैप, ये वाला, कैन यू आइडेंटिफाई देयर कैपिटल्स? ऑल्सो हाउ मेनी कैन यू मैच विद इंडियन सिटीज टुडे? ये जो मेन ये सिटीज थी, महाजनपद थे, इनकी कैपिटल और आज के टाइम पे ये कहाँ है वो आपको बताना है, ठीक है। सो दिस इज द टेबल विच इज रेडी फॉर यू। सबसे पहले है मगध, फिर कोसाला, वत्सा एंड अवंती। सो हियर मगध, कोसाला, वत्सा एंड अवंती, ठीक है। अब इनके कैपिटल्स देखो, मगध कैपिटल क्या था? राजगिरा, आज के टाइम पे राजगिर बिहार में, राजगिर बिहार में। नेक्स्ट आ जाते हैं कोसाला, इसकी कैपिटल उस टाइम पे सारावस्ती थी, आज भी सारावस्ती है जो कि यूपी में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वत्सा, कौसाम्बी इसकी कैपिटल थी और आज के टाइम पे ये प्रयागराज के पास है जो कि यूपी में है, ठीक है। एंड द लास्ट वन हियर इज अवंती, जिसका उस टाइम पे कैपिटल थी उज्जैनी और आज इसको हम उज्जैन बोलते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, क्लियर। सो बेटा ये 4 जो महाजनपद थे उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी हम इतनी बार पढ़ रहे हैं, इसको चैप्टर में याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर दिस मैप विद द मैप ऑफ द रीजन मेंशन्ड इन द महाभारत, दैट इज इन चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज भारत इन ग्रेड 6। बेटा क्लास 6 में आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था इंडिया दैट इज भारत, है ना, भारत नाम कैसे पढ़ा? तो वहां पर हमने एक इंडिया का मैप देखा था, उससे इस मैप को कंपेयर करना है एंड लिस्ट द नेम कॉमन टू बोथ द मैप्स। व्हाट डू यू थिंक दिस एम्प्लाइज? चलो पहले कंपेयर कर लेते हैं। सो दीज आर द 2 मैप्स। अब आपको देखना है कौन कौन सी सिटीज कॉमन है दोनों ही मैप में, है ना। अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ सबसे ऊपर से स्टार्ट करो, तो दोनों ही जगह आपको गांधार दिख जाएगा, राइट। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ तो आपको यहाँ पे ये पांचाल दिख जाता है दोनों जगह। इसके आगे भी चले जाओ तो कोसाला दिखेगा, कोसाले के बाद आपको अंगा दिख जाएगा यहाँ दोनों जगह। नेक्स्ट अगर जाओगे तो ये देखो अस्माका, यहाँ पर भी है अस्माका, राइट। और आगे चलो तो अवंती दोनों जगह पर है, और कौन सा है? यहाँ मत्स्या भी है, सुरसेना यहाँ पर भी है, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सिटीज विच आर कॉमन इन बोथ द मैप्स, ठीक है। उसकी लिस्ट मैंने प्रॉपर यहाँ पर आपको ये लिख के दी हुई है। नाउ फर्दर क्वेश्चन इज व्हाट इट इम्प्लाइज। इससे पता क्या पड़ता है? बेटा महाभारत के टाइम पे, इतने पहले उस टाइम पे भी ये सारी सिटीज थी जहां पर हमने सेकेंड अबनेशन देखा। क्या पता पड़ रहा है इससे? इसका मतलब हमारे हिस्ट्री में, हमारे महाभारत में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रियल प्लेस पे वो पूरी हिस्ट्री ओरिजिनेट हुई थी। ये सारी जगह बाद में दिख रही है ना, तो यानी ये प्लेस सारी रियल थी, ठीक है। देखो क्या आंसर लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट महाभारत रिफ्लेक्ट्स द रियल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। गॉट इट? इसके बाद द रीजन्स एंड द किंगडम्स मेंशन्ड इन द एपिक कॉरस्पॉन्ड टू द एक्चुअल पॉलिटिकल यूनिट्स, दैट इज जनपद एंड महाजनपद, जो कि हमको इस टाइम पे देखने को मिली सेकेंड अर्बनाइजेशन पे, क्लियर। सो माइथोलॉजिकल है, बहुत सारी चीजें उसमें हम मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रियल ग्राउंडेड थी। ये पॉलिटिकल मैप हमको दिखा रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेटेस्ट एक्सप्लोर में ये टेबल आपको भरने के लिए दिया हुआ है। वैसे वन शॉट में मैंने ये बताया था आपको, यहां पर फटाफट से रिकॉल हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, सो गंगा प्लेन्स, यहां पर कौन सा अर्बनाइजेशन देखा गया? सेकंड वाला ऑब्वियसली, फर्स्ट वाला तो कहां था? इंडस प्लेन, इंडस रिवर के पास था। नेक्स्ट मोनेस्ट्रीज, ऑब्वियसली सेकंड अर्बनाइजेशन में मोनेस्ट्रीज कहां होती हैं? बुद्धिज्म में होती हैं, राइट। तो वो जो रिलीजन था वो यहां इस टाइम पे फ्लरिश हो रहा था, गॉट इट। नेक्स्ट लिटरेचर, अगेन जो प्रॉपर हमको रिटन पार्ट, जो लिटरेचर यानी कि इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो यहां मिलते हैं। यहां पर कुछ सिंबल्स थे, कुछ साइन थे, लेकिन उसको पढ़ना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड, ट्रेड दोनों ही जगह था प्रॉपर, दोनों जगह ट्रेड होता था, बिजनेस होता था प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वॉरफेयर, वॉरफेयर हमको सेकंड अर्बनाइजेशन में दिखाई दिया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं दिखाई दिया। इनके पास ऐसे कोई वेपन हमको नहीं मिले हड़प्पन कल्चर में, है ना। तो वॉरफेयर वाला सामान हमको यहां मिला। नेक्स्ट कॉपर या फिर ब्रॉन्ज, दोनों ही जगह था, यहां पर भी था और यहां पर भी उसका कंटिन्यूस यूज होता रहा, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ आयरन, आयरन बेटा फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं था, ये यहां फ्लरिश हुआ सेकंड अर्बनाइजेशन में। बेसिकली सेकंड अर्बनाइजेशन में था, डेवलपमेंट इसीलिए देखा गया बिकॉज वहां पे आयरन था, ठीक है। सो दिस टेबल यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गिवन इन पेज नंबर 76, देखो, व्हाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स? थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल फैक्टर्स व्हाई दिस हैपेंस। ओके, ये क्वेश्चन उसके बाद है जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देखे थे महाजनपद में, है ना। तो ये पूछा हुआ है कि अगर बहुत बड़ी कोई सोसाइटी है तो वहां पर डिवीजन क्यों होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स क्यों होने चाहिए, बेसिकली बताओ क्यों होने चाहिए बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें योर थॉट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। अब जल्दी सोचो क्यों होना चाहिए। देखो, इसके लिए मैं एग्जांपल बताती हूँ। मान लो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो यू वांट टू सी समवन हु कैन ट्रीट यू, तो आप क्या एक बहुत टॉप क्लास इंजीनियर के पास जाओगे? नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। किसी को भी अगर खुद को दिखाना है, किसी डिजीज को ट्रीट करना है, तो वो डॉक्टर ही ढूंढेगा, चाहे किसी भी लेवल का डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टर उसको पता पड़ेगा भाई ये डॉक्टर है तो उसके पास ही जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी नीड स्पेशलाइजेशन, गॉट इट। तो सबको स्पेशलाइजेशन चाहिए, दैट्स व्हाई ग्रुपिंग इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा बेटा ग्रुपिंग जब होती है तो डिविजन ऑफ लेबर हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो डॉक्टर ही है, अगर डॉक्टर खुद ही दवाई भी दे, खुद ही रिसेप्शन पे भी बैठ जाए, खुद ही ट्रीट भी करे, तो क्या इफेक्टिवली काम कर पाएगा? नो, ही नीड्स पीपल अराउंड हिमसेल्फ सो दैट डिविजन ऑफ लेबर हो सके, ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली कर सके। क्लियर? सो डिविजन ऑफ लेबर हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। एंड वन मोर थिंग, वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। भाई मान लो एक ऑक्यूपेशन है डॉक्टर का, उसको सब्जी भी चाहिए, उसको मार्केट से सामान भी चाहिए, उसको अपने घर में पानी भी चाहिए, सो उसको अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए। कोई अगर बाहर से आके उस पर अटैक कर दे तो उसको अपने आसपास आर्मी भी चाहिए, है ना, जो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। सो यहाँ पे होता क्या है, हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो ग्रुपिंग से वो इंटरडिपेंडेंस मेंटेन रहती है। क्लियर? देखो आंसर कैसे लिखोगे। फर्स्ट स्पेशलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंट टास्क रिक्वायर स्पेशल स्किल। क्लियर? Next is efficiency. When people focuses on one particular occupation, then the productivity is more. Clear? And third one, organization. A large population needs roles like rulers, soldiers, traders, farmers, craft people, so that whole society can function properly. ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी तो होती है, हर ग्रुप एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट। उसके बाद अगर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सिटीज चाहिए तो फिर आपको ये प्रॉपर ग्रुपिंग यहां पर चाहिए, ठीक है। अब क्या आपको पांचों के पांचों पॉइंट लिखने हैं? लिख सकते हो, नो हार्म। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट 3 पॉइंट विल गिव यू फुल 3 मार्क्स, ठीक है। तो इतना आंसर आपका काफी है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों? अगर आपके टीचर बोलते हैं कुछ ज्यादा ही लंबा आंसर लिखो तो उसके लिए दिया हुआ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, लिस्ट अदर सच प्रोफेशन। आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, चलो। सो लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। बेटा इस टाइम पे फर्स्ट मिलेनियम बीसी जो महाजनपद वाला एरिया था, उसमें आपको कौन कौन से ऑक्यूपेशन एक्सपेक्टेड है? अब देखो एग्रीकल्चर तो बहुत ही कॉमन है ना। एग्रीकल्चर है, वहां पे आयरन का काम हो रहा था, तो इसका मतलब जो आयरन स्मिथ वो लोग होंगे वो भी होंगे वहां पर, है ना। उसके अलावा ट्रेडर्स भी होंगे, गॉट इट, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा बेटा वहां पर स्कूल ऑफ थॉट्स फ्लरिश हो रहे थे, तो प्रीस्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, राइट। उसके अलावा राजा तो है ही, तो राजा है तो उसके बाद सोल्जर भी होंगे, करेक्ट। तो आप इस तरीके से सोच के लिखो तो हर तरीके से आपको एटलीस्ट 3 लोग तो मिल ही जाएंगे। देखो फार्मर, ब्लैक स्मिथ, आयरन टूल मेकर, पॉटर्स, वीवर्स, टेक्सटाइल वर्कर, ये एक कैटेगरी हो गई जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं स्किल वाला।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ तो मर्चेंट हो गए, ट्रेडर हो गए, आर्किटेक्ट एंड बिल्डर हो गए, है ना, स्क्राइब एंड रिकॉर्ड कीपर, जो लिखते थे लिटरेचर को, जो राइट करते थे वो लोग। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके पास सोल्जर्स होंगे, मिलिट्री कमांडर्स होंगे, प्रीस्ट होंगे, उसके बाद रिलीजियस स्कॉलर्स भी होंगे। क्लियर? और क्या हो सकते हैं? म्यूजिशियन है, परफॉर्मर्स है, डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियन होते थे उस टाइम पे, एंड ज्वेलर, जेम स्टोन वर्कर। अब इतने सारे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट डाउन एनी 8, मर्जी से खुद से इसको यहां से कॉपी करना नहीं, बिल्कुल भी खुद से लिखो इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थिंक अबाउट इट, गिवन इन पेज नंबर 78। Inequalities within society can exist in many forms. Have you ever encountered any incident where you or anyone you know might have been made to feel different from others? Do you think equality is desirable in society? If so, why? Have you come across people or initiative that lessens the inequality? बेटा इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं। पहली बात, आपने कहीं इनइक्वालिटी देखी है? वैसे ऐसा तो बहुत रेयर होगा कि आपने आजकल देखी हो, क्योंकि आप लोग सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल ऐसे जाते हो, है ना। लेकिन सोसाइटी में है, अभी भी है, सारे बच्चों को बराबर क्या सेम टाइप का स्कूल मिल रहा है, वो अपने आप में एक इनइक्वालिटी तो है, राइट? राइट फॉर एजुकेशन सारे बच्चों को नहीं मिल रहा, सो दैट इज काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, यू कैन राइट इट, राइट? इसके बाद, इज इट डिजायरेबल? इज इक्वालिटी डिजायरेबल? ऑफ कोर्स यस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए तो आपको दे रहा है ना, राइट फॉर एजुकेशन, राइट फॉर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, कितनी बात करते हैं। सो यस, इट इज डिजायरेबल। अब क्यों डिजायरेबल? So that society can work properly. Everyone should feel safe. Clear? Now, have you seen, come across such initiative? Yes. बेटा बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट कितने लेके आई है। बेटी बचाओ सुना होगा आपने, है ना। उसके बाद आप ये राइट टू एजुकेशन, अगेन दिस इज अ इनिशिएटिव, ठीक है। तो प्रॉपर आंसर कैसे लिखोगे? देखो, यस, इनइक्वालिटी कैन बी सीन इन एवरीडे लाइफ। कहाँ कहाँ पर? इनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल, हेल्थ केयर और जॉब अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन वंस बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आप अभी स्कूल में हो, लेकिन ये होता है, तो यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वलिटी इज सर्टेनली डिजायरेबल। पूछा हुआ है ना, इट इज डिजायरेबल नॉट? यस, ऑफ कोर्स इट इज डिजायरेबल बिकॉज एवरी पर्सन हैज इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। An unequal society breeds resentment and waste human potential. बेटा जहां पर inequality होगी वहां पर कोई खुश नहीं रहेगा, वो सोसाइटी फ्लरिश नहीं कर सकती फिर, ठीक है। नेक्स्ट, आप बताना आपको इनिशिएटिव। सो इन इंडिया देयर आर मेनी एफर्ट्स एंड रिफॉर्म्स दैट शो दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. Right direction, that is, we are trying to get the equality. The government has introduced schemes like free midday meals in school, जिससे कि ज्यादा बच्चा स्कूल में आए, and programmed like Beti Bachao, Beti Padhao to promote gender equality. The Right to Education Act ensures that every child gets access to the schooling. So all this is towards the equality. ठीक है। इसके अलावा social reformers like Dr. B.R. Ambedkar dedicated his whole life for fighting against the discrimination and building more equal society. So this type of answer you can write down here. 2 marker या 3 marker के लिए बिल्कुल ready answer है ये। समझ में आ गया? चल, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ वी आर कमिंग फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। पेज नंबर 81 में जो दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इट इन सेवरल ग्रुप्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंड्स फॉर अ किंगडम। इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे? बेटे चैप्टर के बिगनिंग में जो कोट दिया हुआ है, कौटिल्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र से वो लिया गया है, राइट? क्या बताया वहां पर कौटिल्य ने? वहां बताया है उसने कि राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फोर्टिफाइड, किला बंद होना चाहिए, सामने फ्रंट में टाउन होने चाहिए, उसके पास इतना इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो किसी भी आपदा विपदा कैलेमिटी जो आती हैं उस टाइम पे अपने लोगों को ही नहीं, बाहर से आने वाली पॉपुलेशन को भी इनफ अच्छे से फीड कर सके, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स। देखो, फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड फ्रंटियर टाउन्स फॉर डिफेंस। उसके बाद लैंड शुड बी कैपेबल फॉर सस्टेनिंग बोथ द लोकल पॉपुलेशन एंड आउटसाइडर ड्यूरिंग द कैलेमिटीज, ठीक है। इसके बाद उसके पास कल्टीवेटिंग लैंड होने चाहिए, माइंस होने चाहिए, टिम्बर होना चाहिए, लकड़ी, अच्छा फॉरेस्ट होना चाहिए, एलिफेंट होने चाहिए, राइट? फॉरेस्ट, गुड कैटल पैस्चर्स, ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रेन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बारिश पे ही उनका पूरा कल्टीवेशन डिपेंड कर रहा है, नो, उनके पास खुद से इरिगेशन के सिस्टम भी होने चाहिए। नाउ गुड रोड्स एंड वाटरवेज, अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी विद अ वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। ये कौटिल्य की रिकमेंडेशन थी। अब पूछा हुआ है, इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये अलग है? ऑफ कोर्स नॉट। बेटा आजकल भी तो यही होता है,
एवरी कंट्री वांट्स सिक्योरिटी। अब भले ही हम किले नहीं बना रहे हैं, हम घेराबंदी वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर हर जगह पर लाइन तो है ना, बॉर्डर तो है, राइट। उसके अलावा हमारे पास पूरे प्रॉपर आर्मीज हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर कोई कंट्री फ्लरिश करना चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्लियर। सो सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। गॉट इट? देखो, so these recommendation are not very different from what modern government aim for defense, food security, infrastructure, जो रोड बनते हैं, waterways बनते हैं, natural resources and strong economy, the goal are same। दोनों ही जगह जो एम है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ काम करने का तरीका अलग है, मेथड चेंज हो गया है। क्लियर? अगेन बेटा, ये जो आपने आपका शुरू में कोट दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन अगेन पक्का आएगा, और इस कोट को आगे जाके आपने नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ वेर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। ये आ गया क्वेश्चन फिर से, कहां पर? पॉलिटिक्स पे, है ना। आपने देखा था दो महाजनपद अलग अलग टाइप के, एक मोनार्कीज वाला, दूसरा रिपब्लिक वाला, बस वही पूछा हुआ है। ये पूछ रहे कि जो रूलर्स थे, जो राजा था, वो कैसे चूज होता था। तो आप यहाँ प्रॉपर बताओगे कि इन अर्ली जनपद्स ऑफ वैदिक सोसाइटी देयर वर सभा एंड समिति which had council member that is usually the elder people, right? Now in most of the Mahajanpad the Raja position was generally hereditary। ज्यादातर जनपद में हेरिडिटरी पोजीशन थी, यानी मोनार्कीज ही हमने देखी। दैट इज द सन ऑफ द प्रीवियस राजा यूजुअली बिकम अगेन राजा, ठीक है। यहां पर लेकिन जो ये राजा था, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट दी सभा एंड समिति। तो सभा एंड समिति के बारे में इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि उसको कंसल्ट करना होता था, ठीक है। एंड दैट वॉज नॉट सपोज टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रली। तो राजा ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी कर सकता है, उसको सजेशन लेना होता था इन सभा या समिति वाले मेंबर से, ठीक है। तो ये एक टाइप की अपने गवर्नेंस देखी। दूसरी गवर्नेंस क्या थी? कौन सी थी? गनाज वाली, जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। सो इन सम महाजनपद लाइक वज्जी एंड मल्ला द एग्जाम्पल्स आर अर्ली रिपब्लिक। इनको हम गनाज या फिर संघाजी बोलते हैं। यहां हमने क्या देखा? यहां पर जो काउंसिल था, जो सभा या समिति थी, वो ज्यादा पावरफुल थी। वो अपने राजा को खुद से चूज करते थे, राइट। तो यहां पर जो राजा वाली पोजीशन थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक है। ये डिटेल अगेन पता होना चाहिए, फिर से बता रही हूँ, पक्का आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर हिस्टोरियन स्टडीइंग एंशिएंट इंडिया, ओके। नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एटसेट्रा वुड यू यूज टू लर्न more about the Mahajanpads? Explain how each source might contribute to your understanding. Okay, बेटा अगर आप हिस्टोरियन हो तो आप इन महाजनपद और जनपद के बारे में कैसे जानोगे बताओ। ऑब्वियसली जिस तरीके से यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सकेवेशन के थ्रू, है ना। जितने भी एक्सकेवेशन होते हैं वहां से जो भी रिमेन्स मिलते हैं, सामान मिलता है, उनकी स्टडीज करके आपको पता पड़ सकता है। उसके बाद इस टाइम पे लिटरेचर था, तो लिटरेचर को अगर आप पढ़ लो तो उससे भी आपको बहुत डिटेल पता पड़ जाएगी, राइट। सो दीज आर द टू मेन थिंग्स। देखो आंसर कैसे लिखोगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सो एक्सकेवेशंस ऑफ एंशिएंट सिटीज लाइक राजगिरा, कौशाम्बी, शिशुपालगढ़, वैशाली। यहाँ पर जितने भी एक्सकेवेशन हुए हैं वहां से रिवील होता है कि उनका फिजिकल लेआउट कैसा था, किस तरीके से सिटीज बनाई गई थी, कैसे फोर्टिफिकेशन था, वहां पर मोट स्ट्रक्चर था। अगेन मोट, ये वर्ड मोट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा प्रॉपर, ठीक है। व्हाट इज मोट? Structures and artifacts like punch-marked coin, iron tools. So these give the direct evidence of the urban life, trade and technology. इन सब चीजों से पता पड़ता है कि वहां बड़े अच्छे अर्बन लाइफ चल रही थी, ट्रेड होता था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लिटरेरी सोर्सेज। सो लेट वैदिक टेक्स्ट है हमारे पास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि महाजनपद में जो थे वो रूलर्स, कैपिटल, सोशल लाइफ, इन सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है। They help us to understand the governance, religion, trade routes, daily life. So together these two sources cross-check and complement each other and get the detail of these all Mahajanpads and Janpads. ठीक है? So again 2 marks answer ready for you. Clear? Coming to the next last question. Why was the development of iron metallurgy so important for the growth of urbanism in the first millennium BCE? You may use points from the chapter but also from your knowledge or imagination. Okay, बेटा आयरन के बारे में डिटेल में हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। आयरन के मेटलर्जी से, यानी आयरन के यूज से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया, हड़प्पन कल्चर में क्यों नहीं आया? बिकॉज उस टाइम पे आयरन नहीं था, उस टाइम पे कॉपर था। और आयरन और कॉपर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेंथ का।
कॉपर इज नॉट दैट हार्ड, आयरन इज वेरी हार्ड। तो अगर आप सेम एक्स बना लो, कुल्हाड़ी बना लो, कॉपर की आयरन की, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा? ऑब्वियसली आयरन। ऐसे ही आप अगर प्लो बना लो, अगर कल्टीवेशन के लिए प्लो चाहिए आपको, है ना, हल, तो कॉपर का बनेगा या फिर आयरन का बनेगा, तो कौन इफेक्टिव? ऑब्वियसली आयरन। ठीक है, तो भाई जब टूल बनने लगे आयरन के तो अच्छी एग्रीकल्चर हुई, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो फूड ज्यादा होगा, अगर फूड सरप्लस होगा तो यानी सबका सब सब जो है टेंशन फ्री रहेंगे, तो देन दे कैन फोकस ऑन डिफरेंट डिफरेंट अदर ट्रेड्स, राइट। सो यहाँ जो मेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर, राइट। उसके अलावा भाई आयरन है तो उससे वेपन्स भी तो अच्छे बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग आर्मीज हो जाएगी, है ना। भाई सोल्जर के पास वेपन अगर अच्छा होगा तो उसको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, तो आर्मी अच्छी होगी यहाँ पर। गॉट इट। सो किस तरह से आंसर लिखोगे, देखो, आयरन मेटलर्जी वाज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, मैंने बताया था मेन स्टार्ट एग्रीकल्चर से ही होता है। सो आयरन टूल्स लाइक प्लो एंड एक्सेस वर स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर देन दी कॉपर या फिर ब्रॉन्ज जो पहले के टाइम पे यूज होते थे, अलाउइंग फॉरेस्ट टू बी क्लियर्ड, हार्ड सॉइल टू बी टिल्ड। दिस बूस्टेड द फूड प्रोडक्शन एंड सपोर्टेड लार्ज नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्राफ्ट एंड कंस्ट्रक्शन। लोगों ने क्राफ्ट करने शुरू करे, है ना, तो उससे क्या हुआ? ट्रेड शुरू हुआ। सो आयरन टूल्स मेड बिल्डिंग्स, कारपेंट्री एंड अदर क्राफ्ट्स मोर एफिशिएंटली, इनेबलिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज फोर्टिफाइड सिटी। देखो, अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो बड़ी बड़ी फोर्टिफाइड सिटी बनेंगी। गॉट इट। नेक्स्ट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, आयरन मेड बेटर वेपन्स, लाइटर एंड शार्पर, sword, spears and arrows, giving महाजनपद stronger armies to defend their territories. Got it? So देखो, महाजनपद को स्ट्रेंथ कहां से मिल रही है? अगेन अल्टीमेटली आयरन से ही मिल रही है। नेक्स्ट, ट्रेड, तो सरप्लस फूड होगा अगर, गुड प्रोड्यूस होंगे अगर, यहाँ पे देखो क्राफ्ट वाले गुड अगर प्रोड्यूस होंगे जो कि आयरन से ही बन रहे हैं, सो उससे क्या होगा? जो ट्रेड होगा वो कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा और फिर अर्बनाइजेशन भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे देखो, विदाउट आयरन द एग्रीकल्चर सरप्लस नीडेड टू फीड द सिटीज। बेटा आयरन अगर प्रॉपर नहीं होता तो इतना सरप्लस फूड नहीं होता, सरप्लस फूड नहीं होता तो लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं होती, तो इतना डेवलपमेंट भी नहीं होता ऑब्वियसली, है ना। सो जो भी अर्बनाइजेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आयरन मेटलर्जी की वजह से ही इतना फ्लरिश हुआ था। क्लियर? अगेन 3 मार्कर क्वेश्चन का आंसर रेडी फॉर यू। करेक्ट? चलो, सो विद दिस वी आर डन विद दिस ऑल क्वेश्चंस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी भी कोई डाउट रह गया है, कमेंट, आई विल रिवर्ट बैक। ठीक है, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।